गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य आधुनिक काल के 50 प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका अब तक जो है हमने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज अंतिम क्लास है और आज भी हम आधुनिक काल के 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने भक्तिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे और उससे भी पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है, उसमें लता के समान फैलने की उच्च श्रृंखलता नहीं होती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन किसे लक्षित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये कथन किसका है? विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है, उसमें लता के समान फैलने की उच्च श्रृंखलता नहीं होती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन किसे लक्षित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गीतिनाट्य और उसके रचनाकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से गीतिनाट्य और उसके रचनाकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीली झील। इसके लेखक निराला हैं, परंतु ये जो है गीतिनाट्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी एक शुभ्र पुरुष, करुणालय और एक कंठ विस्पाई, ये गीतिनाट्य के अंतर्गत आता है। एक शुभ्र पुरुष, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। करुणालय, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और एक कंठ विस्पाई, इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। महान उपन्यास हमेशा आदमी को सोचने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि वे जिंदगी की ऐसी तस्वीरें हैं जो बड़े दिमागों ने खींची है। ये कथन किसका है? तो महान उपन्यास हमेशा आदमी को सोचने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि वे जिंदगी की ऐसी तस्वीरें हैं जो बड़े दिमागों ने खींची है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। भगवती चरण वर्मा का वो उपन्यास जिसमें 2 वृद्धों के संस्मरणों के रूप में ही समस्त वस्तु विन्यास कर दिया गया है। तो भगवती चरण वर्मा का वो उपन्यास जिसमें 2 वृद्धों के संस्मरणों के रूप में ही समस्त वस्तु विन्यास कर दिया गया है, तो वो कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूले बिसरे चित्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूले बिसरे चित्र ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्न में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बूंद और समुद्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी बलचनमा, पानी के प्राचीर और मैला आंचल, ये उपन्यास आंचलिक उपन्यास माने जाते हैं। उसमें से मैला आंचल ये अत्यंत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी द्वारा रचित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यतीत।
तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी सन्यासी, प्रेत और छाया और घृणामयी, इसके लेखक इलाचंद जोशी हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी के किस उपन्यास में बंटवारे से होने वाली उथल पुथल का मार्मिक चित्रण हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भीष्म साहनी के किस उपन्यास में बंटवारे से होने वाली उथल पुथल का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमस। तो तमस उपन्यास में देश विभाजन या बंटवारे से होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदु। तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ग्राम, और इसका समय है 1911, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशंभरनाथ कौशिक की कौन सी कहानी नाटकीय शैली से प्रारंभ होती है? तो विशंभरनाथ कौशिक की कौन सी कहानी नाटकीय शैली से प्रारंभ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नई कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इनमें से नई कहानी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें चरम सीमा या क्लाइमैक्स का आग्रह होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये नई कहानी की विशेषता नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी काल के प्रभाव में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध एवं स्थिति नई कहानी का प्रतिपाद्य है, ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रवाह का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें सांकेतिकता एवं प्रकृति विधान महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी टेबुल शैली शिल्प की दृष्टि से किस शैली में रचित है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी टेबुल शैली शिल्प की दृष्टि से किस शैली में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुभूतिपूर्ण शैली। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से कहानी और कहानीकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराधिकारी के लेखक मोहन राकेश नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी कोसी के घटवार, इसके लेखक शेखर जोशी, ये बिल्कुल सही है। दोपहर का भोजन, इसके लेखक अमरकांत, ये भी बिल्कुल सही है। और राजा निर्बंसिया, इसके लेखक कमलेश्वर, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य बेचैन शर्मा उग्र की किस कहानी में क्रांतिकारी पुत्र के प्रति उसकी दीनहीन अपर माँ का अगाध वात्सल्य प्रदर्शित होता है? तो पांड्य बेचैन शर्मा उग्र की किस कहानी में क्रांतिकारी पुत्र के प्रति उसकी दीनहीन अपर माँ का अगाध वात्सल्य प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी माँ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसकी माँ किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये कहानी विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं उग्र। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके साहित्य की मूलात्मा उनका सहज मानव गुण है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन किस लेखक के लिए कहा गया है? तो उनके साहित्य की मूलात्मा उनका सहज मानव गुण है।
तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन किस लेखक के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और इस कथन को कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये कथन किसका है? तो जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई दो रानी डोरा दो रानी निबंध के लेखिका कौन है? तो सुई दो रानी डोरा दो रानी निबंध के लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, महादेवी वर्मा। काव्य कला और अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो काव्य कला और अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदे वाणी विनायको आत्मपरक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बंदे वाणी विनायको आत्मपरक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस और अलंकार शास्त्र को नई मनोवैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस और अलंकार शास्त्र को नई मनोवैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने ग्रंथ ज्योति विहग में किसकी सांस्कृतिक समीक्षा पद्धति से आलोचना की है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने ग्रंथ ज्योति विहग में किसकी सांस्कृतिक समीक्षा पद्धति से आलोचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसके द्वारा रचित है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इन्होंने काम को ही कला विकास के मूल में मानकर अपनी समीक्षा पद्धति का विकास किया, इस कथन में इन्होंने शब्द किस लेखक को या साहित्यकार को इंगित किया है? तो इन्होंने काम को ही कला विकास के मूल में मानकर अपनी समीक्षा पद्धति का विकास किया, इस कथन में इन्होंने शब्द किसे इंगित करता है? तो यहाँ पे जो इन्होंने शब्द दिया गया है तो ये किस साहित्यकार या लेखक को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य की भूमिका में नई कविता के भविष्य पर विचार प्रकट किया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य की भूमिका में नई कविता के भविष्य पर विचार प्रकट किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नई कविता और आत्मसंघर्ष किसकी कृति है? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकर्ष किसकी रचनाएं हैं? तो नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकर्ष
किसकी रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके अलावा कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। और नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी अपनी जुबानी के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी अपनी जुबानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रनाथ मदान। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगित आंदोलन के श्री कौशलेंद्र पांडे की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? तो अगित आंदोलन के श्री कौशलेंद्र पांडे की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अमृत राय का कौन सा नाटक है जो एक पुराने क्रांतिकारी के आदर्शवाद और मोहभंग के साथ ही नई पीढ़ी के सुविधावाद को प्रस्तुत करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से अमृत राय का कौन सा नाटक है जो पुराने क्रांतिकारी के आदर्शवाद और मोहभंग के साथ ही नई पीढ़ी के सुविधावाद को प्रस्तुत करता है? तो वो कौन सा नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिंदियों की एक झालर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इसमें जो है एक पुराने क्रांतिकारी के आदर्शवाद और मोहभंग के साथ ही नई पीढ़ी के सुविधावाद को प्रस्तुत किया गया है और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है इस नाटक की संपूर्ण विशेषता बताई गई है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अजनबी नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों को नारी की दृष्टि से प्रस्तुत करता है कि लेखिका कौन है? तो एक और अजनबी नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों को नारी की दृष्टि से प्रस्तुत करता है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल टूटता हुआ। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी, ये बिल्कुल सही है। अब ना बनेगी देहरी, इसके लेखक पद्मा सचदेव, ये भी बिल्कुल सही है। और संकल्प, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में उज्जैनी के राजा सातवाहन और उनकी रानी के प्रेम और वैराग्य का वर्णन है तथा कथा का अधिकांश मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में दी गई एक अधभुली सी कहानी पर आधारित है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में उज्जैनी के राजा सातवाहन और उनकी रानी के प्रेम और वैराग्य का वर्णन है तथा कथा का अधिकांश मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में दी गई है एक अधभुली सी कहानी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चारु चंद्रलेख। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो है चारु चंद्रलेख की विशेषता बताई गई है और ये भी बताया गया है कि इसका जो अधिकांश कहानी है ये मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से ली गई है और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसमें जो है उज्जैनी के राजा सातवाहन और उनकी रानी के प्रेम और वैराग्य का वर्णन हुआ है। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा की कहानी किस उपनिषद पर आधारित है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा की कहानी जो है किस उपनिषद पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
निम्न आंचलिक कहानियों और उनके कहानीकारों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इनमें से जो है आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानियों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाज्यू। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी दो दुखों का सुख, इसके लेखक शैलेश मटियानी, ये बिल्कुल सही है। हंसा जाई अकेला, इसके लेखक मार्कंडेय, ये भी बिल्कुल सही है। और कर्मनाशा की हार, इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, कर्मनाशा की हार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद हाथी। इसके लेखक हरिशंकर परसाई नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी डिप्टी कलेक्ट्री, इसके लेखक अमरकांत, ये बिल्कुल सही है। सावनी समा, इसके लेखक अमृत राय, ये बिल्कुल सही है। और रसप्रिया, इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता वर्धनी सभा, काशी के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आपका कई बार जो है टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कविता वर्धनी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी काव्य जगत में अनल कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंदी काव्य जगत में अनल कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अज्ञे का कौन सा ललित निबंध संग्रह कुट्टी चाटन उपनाम से प्रकाशित हुआ था? तो अज्ञे का कौन सा ललित निबंध संग्रह कुट्टी चाटन उपनाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबरंग। हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ किसने जोड़ा था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ किसने जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या को बड़े ही कौशल से दिखाया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या को बड़े ही कौशल के साथ दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इस नाटक में एक पात्र है रामगुप्त, इसका विवाह हुआ था ध्रुव स्वामिनी के साथ, फिर जो है तलाक हुआ और फिर चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। या चंद्रगुप्त ये किस नाटक का पात्र है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? तो छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी सोई उसके पास, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, खास करके ये कई बार पूछा गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम नाट्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम नाट्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए राजश्री। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्याओं का चित्रण किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मभूमि। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। विष्णु प्रभाकर के किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विष्णु प्रभाकर के किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सा उपन्यास योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सा उपन्यास योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कायाकल्प। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास इरावती का कथानक किस काल से संबंधित है? तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास इरावती का कथानक जो है ये किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शुंग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इरावती जो है ये एक अधूरा उपन्यास है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो वो है इरावती। और मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो वो है मंगलसूत्र। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पांडेय बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत। ये जो है पत्रात्मक शैली या पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किसने जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र यादव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये लाल पान की बेगम, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं जैसे चंपिया और भी बहुत सारे पात्र हैं, जंगी की पौतहू। तो यहाँ से जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है जंगी की पौतहू जो है ये किस कहानी की पात्र है? तो वो है लाल पान की बेगम। इसमें जो है ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो है हमारा 50 प्रश्न उत्तर का जो सीरीज चल रहा था यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने आधुनिक काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।